नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। होप दोस्तों आप सबकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम शुरू करते हैं ईवीएस का क्लास तीसरा। इससे पहले हमने 2 क्लासेस ले रखे हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जानेंगे भारतीय मूल। भारतीय मूल किसको कहा जाता है? तो चाहे वह व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारत से संबंधित रहा है, चाहे वह व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारत से संबंधित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है। वह व्यक्ति जो या उसके परिवार, उसका पूर्वज जो है वो पहले भारतीय निवासी था या उसके पास भारत की नागरिकता थी, बट वर्तमान समय में उस व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। इन्हें हम क्या बोलते हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति बोलते हैं। और प्रवासी भारतीय कौन होता है? तो प्रवासी भारतीय वो होते हैं ऐसा कोई व्यक्ति जो वर्तमान समय में भारत से बाहर है। कहाँ पे है? भारत से बाहर है, लेकिन वर्तमान में भारत की नागरिकता है। वे व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है और प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में वो भारत से बाहर किसी दूसरे देश में है, तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय। प्रवासन क्या होता है? प्रवासन क्या होता है? तो एक देश से बाहर स्थान बदलना। मतलब कहने का ये है कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो आप प्रवासन करते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम प्रवासन करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में जैसे आप इंडिया को छोड़कर दुबई जा रहे हैं तो आप प्रवासन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, इधर देखते हैं क्या है। रात में जागने वाले पशु पक्षी। ठीक, जो पशु पक्षी रात में जागते हैं उनकी क्या विशेषता है? तो वे पशु पक्षी जो रात में जागते हैं वे काले व सफेद रंग ही देख पाते हैं। जो पशु रात में जगते हैं उनको केवल काले और सफेद रंग ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा कोई भी कलर उनको विजिबल नहीं होता है। जैसे चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, कांटा चूहा हो गया, ये चूहे की प्रजाति है। तो ये जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, ये रात में केवल सफेद और काले रंग को ही देख पाते हैं। आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम विश्व जल दिवस। दोस्तों बस मैं उसी पॉइंट को पढ़ाती हूँ जो ईवीएस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग को और डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊं तो मैं इसके सारे डिटेल्स आपको बताऊं। लेकिन मैंने अभी बस एग्जाम को मेन टारगेट करते हुए बस मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखते हैं। आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और पृथ्वी दिवस अगर आपसे पूछ ले तो वो 22 अप्रैल को। अगर विश्व जैव विविधता पूछे तो 22 मई को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ये कुछ दिवस हैं जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको बता दिया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कितने को? 11 जुलाई को। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा पीपल के बारे में। पीपल की क्या विशेषता है? पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल एक ऐसा पौधा है
जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए सबको पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। बेसिकली क्या है कि पौधे तो हम बहुत लगाते हैं, लेकिन उनमें जो है ऑक्सीजन वो रात को दे रहे हैं, ऐसे होता है। लेकिन रात को दिन को जैसे भी दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन एक पीपल ऐसा पौधा है जो आपको चौबीसों घंटा दिन रात मतलब ऑक्सीजन देने का काम ही काम करता रहता है। और यह क्या है, इस अब बस इतना ही इसके बारे में इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं नीम की विशेषता के बारे में। किसकी विशेषता? नीम। तो नीम क्या है? नीम एक औषधि पौधा है। नीम का प्रयोग हम दवा के लिए करते हैं। तो यह एक औषधि पौधा है और यह पारिस्थितिकी सहायक है। पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत ही ज्यादा सहायता करने वाला पौधा है नीम। और इससे जैविक खाद बनता है। इससे क्या बनता है? इससे जैविक खाद बनता है। जो नीम की फली होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जो नीम फलता है तो उसको हम बोलते हैं निम्बोली। उसको हम क्या बोलते हैं? निम्बोली। नीम की फली को क्या बोला जाता है? तो नीम की फली को निम्बोली बोला जाता है। कदम के पेड़ के बारे में क्या विशेषता है? तो कदम जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। कदम के पेड़ में माना जाता है कि भगवान विष्णु का वास होता है। लोग इसीलिए ज्यादातर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कदम का पेड़ लगाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कौन सा पौधा है? खेजड़ी। खेजड़ी, खेजड़ी क्या है? तो खेजड़ी एक प्रकार का पौधा है जो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष है। अब जब राजस्थान जाएंगे तो देखेंगे वहां पे खेजड़ी का वृक्ष बहुत ज्यादा पाया जाता है और यह एक बहुत छोटा पौधा होता है और बहुत छायादार वाला पौधा होता है। आप खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान में जब आप विजिट करने जाओगे तो आप इनको खेतों में भी बहुत ज्यादा देखोगे, क्योंकि छोटे पौधे होते हैं और बहुत छायादार होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो पौधों को जल को संग्रहण करके रखी रहती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कारवा क्या है? कारवा या कोरवेन क्या है? तो कारवा घर का निर्माण पहियों पर होता है। कारवा या कोरवेन में क्या है? घर का निर्माण जो होता है वो पहियों पर होता है। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। एक प्रकार का यह घर है जो पहियों पर निर्मित होता है, मतलब पहिए रख रख के उस पे हम घर का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम कारवा या कोरेन कहते हैं, कोरेवेन कहते हैं। और इससे क्या है कि हमें गर्मी से भी हमको बचाता है, यह सर्दी से भी बचाता है और बरसात से और धूल से भी बचाने का कार्य करता रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक भी, ताकि उन सबको भी समय से अपडेट मिलता रहे। अब देखते हैं हम किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। तो दाप, छीनगरी और झींगा मछली, रसगुल्ला, संदेश। पश्चिम बंगाल की कौन कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? तो उसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन सा है? दाप छिनगरी। दाप छिनगरी मतलब झींगा मछली कहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग झींगा मछली को पहले से क्या कहते हैं, उसको सुखा कर रख लेते हैं। जब उसको समय समय पे अपना बनाते हैं और खाते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा इसको खाने में प्रयोग करते हैं। और वहाँ पे रसगुल्ला ज़्यादा फेमस है और संदेश नाम की भी एक मिठाई होती है, वो वहाँ पे ज़्यादा फेमस है पश्चिम बंगाल में। पीपल की जो होती है जड़ें बहुत दूर तक फैली होती है, ये कुछ बस पॉइंटेड है। बरगद जिसकी शाखा दूर तक फैली होती है। पीपल का जड़ जो होता है वो दूर तक फैला होता है और बरगद का जो शाखा होता है वो बहुत दूर तक फैला होता है, बहुत लंबा होता है मतलब कहने का। और जेट्रोफा जो होता है यह एक बायोडीजल पौधा है। जेट्रोफा पौधे से हम बायोडीजल मतलब डीजल का निर्माण करते हैं।
क्रोटन क्या है? जल सिंचक संकेती पौधा है। जल सिंचक का संकेती पौधा कौन सा है? तो क्रोटन है। बस इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं बिहार। इधर बिहार में क्या क्या प्रसिद्ध है? बिहार में क्या भोजन प्रसिद्ध है? रेसिपी मतलब भोजन। जब आप बिहार जाइए तो आप वहाँ का फेमस चीज खाइए। तो क्या खाएंगे आप सबसे फेमस है लिट्टी चोखा दाल चावल। बिहार का फेमस भोजन क्या है? लिट्टी चोखा एंड दाल चावल। और तमिलनाडु का क्या प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु का है इडली सांभर डोसा। इडली सांभर डोसा ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध भोजन है। आप देखेंगे जितने भी दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पे अक्सर इडली डोसा मोमो ये सब चीजें ज्यादा फेमस है। केरल का क्या है कि टैपियोका। केरल का प्रसिद्ध भोजन क्या है? केरल में जो भोजन प्रसिद्ध है वो कौन कौन सा है? टैपियोका। अब टैपियोका क्या है? तो यह एक आलू का रेसिपी होता है, आलू टाइप का। अवियल, अवियल किसको कहते हैं? एक मिक्स सब्जी को, मतलब मिक्स सब्जी जो होता है उसे हम अवियल कहते हैं। अवियल प्रसिद्ध है। किसी भी खाने में नारियल की बुरादे। केरल के लोग सबसे ज्यादा अपने खाने में किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो वो नारियल के बुरादे का, क्योंकि वहाँ के लोग नारियल खाना बहुत पसंद करते हैं और वो लोग हर भोजन में अपने नारियल का बुरादा डालते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा वो लोग नारियल के बुरादे का प्रयोग करते हैं। और अरब सागर से पूर्व की ओर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि केरल कहाँ प्रसिद्ध है तो ऑप्शन में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि अरब सागर से पूर्व की ओर है। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर रहिएगा। अब मैपिंग के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये है पश्चिमी तट, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तट। ये वाला जो तट है ये है हमारा पश्चिमी तट। कौन सा तट है? पश्चिमी तट। और ये वाला तट क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्वी तट। क्या कहलाता है? पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट के कौन कौन से राज्य हैं और पूर्वी तट के कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिमी तट में हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी तट में हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक, ये राज्य हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो होते हैं पश्चिमी तट के राज्य, अरब सागर के पश्चिमी तट के राज्य किस सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के किनारे हैं। और पूर्वी तट के राज्य जो हैं वो बंगाल खाड़ी के किनारे स्थित हैं। और यहाँ पे कौन सा है? हिंद महासागर है। ठीक, इन सब चीजों को बस आप लोग अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिवीजन कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। कुछ नोट है, देखते हैं। वह कौन सा राज्य है जो 3 महासागरों के किनारे स्थित है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ये हर एग्जाम के रिलेशन से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका टेट सीटेट हो, इस सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है। वो कौन सा राज्य है जो अरब सागर से भी घिरा हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से भी घिरा हुआ है और हिंद महासागर से भी घिरा हुआ है? तो वो है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में देखते हैं अब क्या है। तो हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और ऑक्सीजन लाल रंग का तत्व होता है। लाल रंग के तत्व, हीमोग्लोबिन किस रंग का तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का तत्व होता है और यह ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। ठीक, और सामान्य रेंज इसका क्या है हीमोग्लोबिन का? तो 14 से 16 DL है। कमी इसमें हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी हो रही है तो उससे हमें एनीमिया का रोग हो सकता है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया की कमी हो जाएगा। और इसमें इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो आपको सर दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों का टूटना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सर दर्द, बदन दर्द और मांसपेशियों में मतलब टूटन आ रहा है, मतलब मांसपेशियों में दर्द हो रही है, तो आप जान लीजिए कि आप में एनीमिया का लक्षण है। और एनीमिया हमारा किस कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है। इसका उपचार क्या है? तो आप लौह तत्व से रिलेटेड खाद्य पदार्थों का सेवन करिए। जिसमें ज्यादा मात्रा में लौह तत्व पाए जाए वे कौन कौन से खाद्य पदार्थ है? तो वे हैं आंवला, पालक, गुड़, करौंदा। आंवला, पालक, गुड़, करौंदा, इनमें सबसे ज्यादा लौह तत्व पाया जाता है। तो अगर जब आपको एनीमिया हो जाए तो आप इन्हीं भोजन का मतलब खाद्य सामग्री का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए ताकि आप में आयरन का अधिकता हो और आप जल्दी से ठीक हो जाएं। अब देखते हैं, यहाँ पे है रुके हुए जल। अगर मान लीजिए कहीं पानी रुका हुआ है या कहीं पानी इकट्ठा है तो आप देखेंगे कि उसमें मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं तो वही मच्छर हमें काटते हैं। और जब मच्छर काटते हैं, अब मच्छर में मादा मच्छर काटती है, इस बात को भी याद रखिएगा। जब मच्छर काटती है तो आपको या हमको मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो जाती है। मलेरिया हमने पीछे पढ़ चुका है सारा डिटेल में, तो आपको मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो जाता है। खाना बनाना और खाना पकाना दोनों में क्या अंतर है? खाना बनाने और खाना पकाने में क्या अंतर है? खाना बनाने में हम बेलेंगे, बेल कर काम करते हैं, भिगोते हैं और गूंथते हैं। खाना बनाना हम किसको कहेंगे? जब हम किसी चीज को बेल रहे हैं तो वो खाना बनाना कहलाता है। किसी चीज को हम भिगोए हैं, जैसे चावल दाल भिगोए हुए हैं, तो वो भी खाना बनाना कहलाता है। अगर किसी चीज को हम जैसे आटा गूंथ रहे हैं तो वो भी खाना बनाना कहलाता है। लेकिन खाना पकाना क्या होता है? इतना माइनर डिफरेंस किसी को नहीं पता होता कि खाना बनाना किसको कहते हैं, खाना पकाना किसको कहते हैं। लेकिन खाना पकाना कौन सा होता है? जिसमें हीट व उष्मा की नीड, मतलब आपको उष्मा की नीड हो रही है तो उसे हम खाना पकाना कहते हैं। जैसे सेकना, उबालना, तलना, भुनना। अगर आप किसी चीज को सेक रहे हैं, उबाल रहे हैं, तल रहे हैं, भून रहे हैं तो इसको हीट की जरूरत पड़ती है। जब हमको हीट किसी चीज को देते हैं तो उसे हम कहते हैं खाना पकाना। रेफ्रिजरेटर में भोजन लंबे समय तक चलते हैं तो इसका कारण क्या है? हम देखते हैं कि अगर हम फ्रिज में कोई खाद्य सामग्री रख देते हैं तो वो लंबे समय तक चलते हैं। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रेफ्रिजरेटर में ठंडा होता है, ठंडा मतलब होता है उसका तापमान कम हो जाता है, और जब तापमान कम है तो वहां पे रोगाणु नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो खाद्य सामग्री होती है वो लंबे समय तक चलती है। समोसा, कटलेट, डबल रोटी, ये पॉइंट आप लोग बस याद रखिएगा कि मतलब इससे क्या चीज है क्या नहीं। बस आप एकदम फैक्ट पढ़िए, इसीलिए इसको बोले हैं कि नए अंदाज में आप फैक्ट पढ़िए और एग्जाम क्वालिफाई करिए।
समोसा, कटलेट, डबल रोटी और मोटापा। समोसा, कटलेट, डबल रोटी और मोटापा। सॉरी मोटापा नहीं, समोसा, कटलेट, डबल रोटी। देखिए, आप समोसा खा रहे हैं, कटलेट खा रहे हैं और डबल रोटी खा रहे हैं। ये खाद्य सामग्री का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आप मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे, तब आपको मोटापा होने स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई दुबला पतला है, अगर उसे मोटा होना है तो इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करेगा तो वो मोटापा अपने आप हो जाएगा। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह तत्व की कमी से हमें एनीमिया होता है। अभी मैंने ऊपर दिखाया, इसको पढ़ाया। विटामिन क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। इससे क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में सहायक होती है। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। प्रोटीन में होता है पेशियों का विकास होता है। प्रोटीन में किसका विकास होता है? तो पेशियों का विकास होता है। प्रोटीन में किसकी न्यूट्रिएंट्स होती है? तो सोयाबीन, चना, मक्का, दाल। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन, चना, मक्का, दाल, ये सब ऐसे अनाज हैं जिसमें सबसे ज्यादा, या खाद्य सामग्री है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन से हमारी पेशियों का विकास होता है। क्वाशरकर रोग क्या होता है? क्वाशरकर रोग क्या है? तो क्वाशरकर रोग क्या है? तो शरीर का संतुलन विकास न हो पाना, कमी, इसमें कमी क्या है? प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि क्वाशियोरकर रोग किसके कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी से कारण होता है। और जब प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर का विकास नहीं हो पा रहा है, संतुलित विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्वाशियोरकर रोग। पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? तो पीवी सिंधु जो है, ये पीवी सिंधु कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। जो आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है। और दक्षिण भारत में कौन कौन सा भोजन प्रसिद्ध है? तो इडली हो गया, डोसा, सांभर, चटनी, चावल। इडली, डोसा, सांभर, चटनी, चावल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध भोजन है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी आता है। और यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? कलमकारी बुनाई की जाती है। यहाँ पे जो बुनाई की जाती है वो कलमकारी बुनाई की जाती है। और यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य यहाँ पर प्रसिद्ध है। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को जब पॉलिश करते हैं तो विटामिन नष्ट हो जाता है। और चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमिन, विटामिन बी थायमिन पाया जाता है। और जब उस पे हम पॉलिश कर देते हैं तो थायमिन की कमी हो जाती है। घाव जल्दी नहीं भरता है। किस विटामिन की कमी के कारण घाव जल्दी नहीं भरता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो अगर आपको किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है और खून नहीं रुकता है। और किस विटामिन की कमी के कारण खून नहीं रुकता है? तो विटामिन के की कमी के कारण खून नहीं रुकता है। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के सहायक होता है। पर्वतारोही की विशेषता क्या क्या है? तो ये शेरपा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो है हम शेरपा के नाम से भी जानते हैं। पर्वतारोही को हम शेरपा के नाम से भी जानते हैं। यह सबके पीछे चलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, जो चढ़ न पाए उसे सहारा देते हैं, ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। पर्वतारोही जो होते हैं वो सबसे पीछे चलेंगे, जैसे अपने ग्रुप में सबसे पीछे चलेंगे और सबका ख्याल भी रखते हैं, और जो चढ़ने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं तो उनको उनकी सहायता भी करते हैं और उन्हें ठहरने के लिए एक सुरक्षित स्थान का भी प्रयोजन करते हैं।
तेल क्षेत्र मतलब तेल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा तेल पाए जाते हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश। कच्चे पेट्रोलियम, ये 4 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा तेल पाए जाते हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं हम कच्चे पेट्रोलियम। कच्चे पेट्रोलियम या तेल ये गाढ़ेदार बदबूदार होते हैं। ये गाढ़ा भी होता है और साथ ही साथ बदबूदार होता है, जैसे पेंट, डीजल, पेट्रोल, कोलतार, ग्रीस। पेंट हो गया, डीजल हो गया, कोलतार हो गया, पेट्रोल हो गया, ग्रीस हो गया, ये इसे हम कच्चा पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। ये कच्चा पेट्रोलियम है। अब देखते हैं कड़मल्लेश्वरी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एक पीछे पीवी सिंधु थी ना, उनको भी याद रखिएगा। कड़मल्लेश्वरी कौन है? ये वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी थी, जिसे हम भारोत्तोलक कहते हैं। इसमें ये भी वेट उठाती हैं और इन्होंने सबसे ज्यादा वेट उठाने का रिकॉर्ड बनाया है 130 केजी। ये एक महिला है और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है 130 केजी का वेट उठाकर। इनके पापा क्या थे? तो इनके पापा एक पुलिस हवलदार थे और ग्रीष्म ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में मेडल जीतने का प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने 2000 में वेट लिफ्टिंग के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया या मेडल प्राप्त किया, तब से ये जानी जा रही हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। तो ये वो जो मतलब कड़मल्लेश्वरी ने रिकॉर्ड जो बनाया था वो 130 केजी का वेट उठाकर बनाया था। और ब्रांज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रांज को हम क्या बोलते हैं? कांसा। कांसे का निर्माण कैसे होता है? तांबा और टीन से होता है। यह किस रंग का होता है? तो यह गहरा कत्थई रंग का होता है। ब्रांज गहरी खानों से प्राप्त होता है। ब्रांज जो होता है वो खानों से, मतलब बहुत गहरी खानों से प्राप्त होता है। आदिवासी हजारों साल पहले से उपयोग कर रहे हैं। आदिवासी हजारों साल पहले से ही कांसे का प्रयोग कर रहे थे। सो दोस्तों, कैसा लगा आप सबको? आप सबको आशा करते हैं कि आप सबको समझ आया होगा। सो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।